गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आपके जो लगातार लाइक्स, व्यूज और सब्सक्राइब जो हम देख रहे हैं उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट और यही अरदास रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 11th में हम बात कर रहे थे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में हमने देखा था कि ये दो प्रकार से होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और दूसरा होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर? इन दोनों विभाजनों को लेकर के फिर हमने बात की थी कि कोशिका चक्र किस प्रकार से एक कोशिका टूट करके दो कोशिका में बदल जाती है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समसूत्री विभाजन, जिसको कहते हैं अपन माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? माइटोटिक सेल डिवीजन। क्लियर? देखिए, पहले मैं इस शब्द का अर्थ बता देता हूं, दोनों को लेकर के अर्थ के रूप में हम इसको समझ लेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। देखिए, जो शब्द है समसूत्री विभाजन, तो सबसे पहले मैं गौर करवाना चाहूंगा सम। तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बेटा जी समान, और यहां सूत्री है ना, तो सूत्री का जो सेंस है, सूत्री का यहां सेंस है अपने गुणसूत्र की संख्या या गुणसूत्र से। तो एक परिभाषा निकल करके आ रही है सामने। क्या परिभाषा आ रही है? ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहे। क्या चीज है? ऐसा कोशिका विभाजन, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहे या हो, जो भी है ना। तो ऐसा विभाजन जिसमें जो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। किसमें भाई? पुत्री कोशिकाओं में। किसमें? पुत्री कोशिकाओं में। गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में, पुत्री कोशिकाओं में। तो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो क्या रहती है? समान रहे। तो ऐसे विभाजन को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। क्लियर? अब इधर देखें, अब इसकी बात करते हैं। ऐसा विभाजन, अब देखिए, विभाजन शब्द को तो हम अच्छे से जानते हैं। सूत्री का मतलब भी हमने देख लिया, मतलब गुणसूत्र। यहां अर्ध का मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब होता है बेटा जी हाफ, यानी कि आधा या आधी। आधा है ना, अर्ध का मतलब क्या भी? आधा या आधी। इट मीन्स हाफ, है ना, या यूं को 50%, जो आपको इजी वे में याद हो जाए। तो ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाए? 50% रह जाए या आधी रह जाए, उस विभाजन को क्या कहेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। और इसी को अंग्रेजी में अपन कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस सेल डिवीजन। तो पहले इन दो शब्दों का मतलब समझ में आया क्या? कि कोशिका विभाजन सामान्यतः दो प्रकार से होता है। पहला है आपके समसूत्री विभाजन और दूसरा है आपके अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री को माइटोटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं और इसको मियोसिस सेल डिवीजन भी कहते हैं। समसूत्री में सम का मतलब होता है समान और सूत्री का मतलब हो गया क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। तो ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहे? पुत्री कोशिकाओं में समान रहे, तो उसे क्या कहते हैं? माइटोटिक, यानी कि समसूत्री विभाजन। क्लियर? और ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाए? आधी या आधा रह जाए, यानी कि 50% रह जाए, तो उसको क्या कहेंगे? मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर? अब देखिए, अब हम आगे चर्चा करेंगे समसूत्री विभाजन की।
तो एक जो समसूत्री विभाजन है वो पूरा कोशिका चक्र की जो प्रक्रियाएं हैं उसको फॉलो करता है। क्लियर? कैसे? कि जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन, इसमें भी वही अवस्था होगी। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें अंतरावस्था, अंतरावस्था अंतरावस्था, और दूसरी जो है कौन सी है? एम परावस्था, एम परावस्था, यानी कि इंटरफेज और एम फेज। अंतरावस्था की हमने बात की हुई है पिछले वीडियो में। क्या कितने स्टेप होते हैं? 3। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसमें हमने बात की हुई है? G1S G2, 1-2 बार आप बोल लेना, आपको याद हो जाएगा। G1S G2, G1S G2 एंड देन एम फेज। ध्यान रखना G2 को ट्रिगर फेज कहते हैं, और इस फेज में आने के बाद कोशिका श्योर है कि कहां जाएगी? एम फेज में जाएगी। तो अब हम समसूत्री विभाजन में इन एम फेज को अच्छे से देखेंगे। क्लियर? तो एम फेज में पहले आज अभी हम बात कर रहे हैं वो है आपकी प्रोफेज। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोफेज प्रावस्था की बात कर रहे हैं। क्लियर? देखिए प्रोफेज अवस्था में क्या होता है? प्रोफेज अवस्था के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए ये एक सामान्य कोशिका है। क्लियर? इसने अंतरावस्था को क्रॉस कर लिया, यानी कि जितनी भी तैयारियां करनी थी, डीएनए की संख्या बढ़ानी थी, वो सारा कुछ कर लिया। तो अब ये G2 के बाद में किस में प्रवेश कर रही है? एम अवस्था। और एम अवस्था में जो पहली अवस्था है वो है हमारी प्रोफेज। क्लियर? तो देखिए प्रोफेज अवस्था में क्या है कि जो गुणसूत्र है ना, तो उसकी पोजीशन में थोड़ा गौर कीजिए। देखिए प्रोफेज को हम 2 भागों में बांटते हैं। ये हम फर्स्ट बात करें तो अर्ली प्रोफेज, ये इसकी केंद्र की झिल्ली, ठीक है। इसके अंदर ये गुणसूत्रों का जाल है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें ना, जो ये प्रोफेज अवस्था स्टार्ट होती है ना, अर्ली प्रोफेज कहते हैं। और हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं पूर्वावस्था। पूर्वावस्था क्या कहते हैं? पूर्वावस्था। क्लियर? यानी कि अर्ली प्रोफेज कहते हैं। या इसको आप और सिंपल वे में बात करना चाहें तो आपको समझाने के लिए इसको मैं P1 लिख रहा हूं स्टार्टिंग में। क्लियर? इसमें देखिए धीरे धीरे जो केंद्रक जो झिल्ली है ना, धीरे धीरे जो केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रक झिल्ली डिसअपीयर होने लग जाएगी। मतलब ये धीरे धीरे लुप्त होने लग जाएगी। समझ रहे हो बात को? धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली लुप्त होने लग जाएगी। और यहां जो केंद्रिका होती है ना, केंद्रिका, तो वो केंद्रिका भी धीरे धीरे क्या हो जाती है? लुप्त होना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो बात को? और देखें जो गुणसूत्र थे, जो गुच्छा था, बाल जब अपन बना लेते हैं, बाल का जो गुच्छा बनता है, या अपन जब पतंग उड़ाते हैं तो उस धागे का जो गुच्छा बन जाता है ना, वैसे गुच्छे की तरह संरचना होती है। लेकिन धीरे धीरे अगर मैं बात करूं, धीरे धीरे क्या होता है कि ये धीरे धीरे अपने को दिखने लग जाते हैं। मतलब अब जो लास्ट उसको बोलते हैं पोस्ट प्रोफेज। इसमें ये देखिए ये आपकी कोशिका है। क्लियर? कोशिका के अंदर अब जो गुणसूत्र जो थे, वो गुणसूत्र धीरे धीरे एक प्लान के अंदर, एक पैटर्न के अंदर अपने को दिखने लग जाते हैं। ठीक? और जो केंद्रिका थी वो एकदम से लुप्त हो गई। केंद्रिका जो है वो एकदम से लुप्त हो रही है, और जो केंद्रक झिल्ली है वो अब न के बराबर यहां मौजूद है। यहां यूं कहूं कि कंप्लीटली केंद्रक झिल्ली वहां से डिसअपीयर हो जाती है। अर्थात कंप्लीट जो ये है केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली कंप्लीट यहां से हट जाती है। समझ रहे हो बात को? यहां एक और महत्वपूर्ण काम होता है कि यहां इस अवस्था में जो तारक काय था, जो सेंट्रोसोम था, ये भी 2 भागों में टूटना यहां स्टार्ट हो जाता है ना। अब देखिए एक जगह पर जैसे 2 आदमी रहे,
है ना, और जिसके विचार नहीं मिलते होंगे, भाग यहाँ से, लड़ी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है ना। तो एक जो तारक केंद्र है ना, ये एक आ जाता है इस साइड में और एक आ जाता है आपके इस साइड में, यानी कि ये प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। कुल मिलाकर के ये आपके फाइनल जो प्रोफेज है, उस प्रोफेज के अंदर जो गुणसूत्र हैं, जो जाल के रूप में थे, एक गुच्छे के रूप में थे, वो धीरे 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 खुल करके ऐसे नॉर्मली दिखने लग जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं दिखना, है ना। और केंद्रिका गायब, केंद्रक झिल्ली गायब। कुल मिलाकर के अब केंद्रक के जो भी मटेरियल है कोशिका द्रव में मिल जाते हैं, मतलब हम केंद्रक झिल्ली में अब फर्क नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये यहां तक की जो प्रक्रिया है वो होती है आपके प्रोफेज की। क्या होती है? प्रोफेज अवस्था की। क्लियर? कुछ इस प्रकार से देखिए, इधर देखिए, प्रोफेज जो स्टेज है ना, हम बात कर रहे हैं प्रोफेज की। तो प्रोफेज स्टेज के अंदर देखिए, फर्स्ट क्या है? अर्ली प्रोफेज, मतलब प्रोफेज की स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि जो गुणसूत्र है बाकायदा सूत्रों के रूप में एक व्यवस्थित रूप में ये दिखने जाते हैं। इससे पहले की बात करूं तो जैसे ये कोशिका थी, ये कोशिका का केंद्रक और केंद्र के अंदर जैसे गुच्छे थे, है ना, तो वो चीज चेंज हो जाती है अर्ली प्रोफेज में। देन धीरे धीरे आप इधर गौर करें, ये कौन है भी? केंद्रक झिल्ली है येलो रंग से। तो जो केंद्रक झिल्ली है वो धीरे 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 डिसअपेयर कंप्लीटली हो जाती है, और गुणसूत्र जो है वो कंप्लीटली हमें एक थ्रेड के रूप में, धागे के रूप में, सूत्र के रूप में, है ना, हमें दिखने लग जाते हैं। तो ये आपके यहां ये जो दोनों जो फेज है, इन दोनों फेज को अपन कहते हैं प्रोफेज। क्लियर? रिपीट कर देता हूं कि प्रोफेज अवस्था में केंद्रक के अंदर काफी परिवर्तन होता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, केंद्रिका गायब हो जाती है, गुणसूत्र का जो जाल है वो जाल अब धागों के रूप में, थ्रेड के रूप में हमें दिखने लग जाते हैं। क्लियर? चले आगे। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं आपके प्रोफेज की। प्रोफेज के बाद में मेटाफेज। इधर देखिए, मेटाफेज जो है, मेटाफेज को भी आप स्टडी वाइज अपन बात करें तो दो फेज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? मेटाफेज में गौर कीजिए, देखिए इस अवस्था के अंदर आते आते जो कोशिका है ना, तो कोशिका के जो दोनों तारक केंद्र थे, ये इस साइड में चला जाता है और एक तारक केंद्र यहां आ जाता है। हमने बात की थी कि प्रोफेज अवस्था तक तारक काय दो तारक केंद्रकों में बदल जाता है। क्लियर? जो अपने अपने ध्रुव, एक ऊपरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव में चले जाते हैं। ये दोनों कौन है? इनको तो कहते हैं आपके तारक केंद्र, तारक केंद्र। और इनको आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। क्लियर? ये सेंट्रियोल दोनों साइड में, ऊपर और नीचे व्यवस्थित हो जाते हैं, और इसी समय यहां से किसका विकास हो जाता है? यहां से इनका डेवलपमेंट होने लग जाता है, एक धागे, एक तंतु के रूप में स्ट्रक्चर बनना इसमें स्टार्ट हो जाती है। इनको बोलते हैं आपके तर्कु तंतु, यानी कि फाइबर, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। राइट? तो ये तो काम हो जाता है यहां। देन गुणसूत्रों की संरचना के बारे में भी हमने बात किया हुआ है। क्या किया था हमने कि जो गुणसूत्र है, मैं यहां बात कर लेता हूं कि गुणसूत्र जो है वो दो भुजाओं में इस प्रकार से बटा हुआ होता है। दोनों जो भुजाएं हैं एक विशेष संरचना से जुड़ी रहती है, और इस विशेष संरचना को क्या कहते हैं? इन विशेष संरचना को कहते हैं गुणसूत्र बिंदु। क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु, यानी कि सेंट्रोमियर। क्लियर? फिर अगर आपको पता है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं भी? इस तरीके से होते हैं, एक आर्म ये रही और दूसरी आर्म ऐसे ये रही। ये जो पोजीशन है वो देखिए यहां दिखा रखी है। समझ रहे हो बात को? कि ये जो गुणसूत्र है वो एक प्लेन के अंदर ऐसे अटैच होकर के और व्यवस्थित हो जाते हैं।
यानी कि धीरे धीरे जो गुणसूत्र है वो बकायदा क्लियरली, अब देखिए मैं इनको इस तरीके से दिखा रहा हूं, ये जो गुणसूत्र है इस तरीके से दिखने लग जाते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन करना है तो हमें मेटाफेज, हमें कौन सी अवस्था में जाना होगा, हमें मेटाफेज अवस्था में जाना होगा। क्लियर? और गुणसूत्र यानी कि केंद्रक वाले टॉपिक पे हमने इस पर अच्छे से बात की हुई है। क्लियर? देखिए, तो मेटाफेज के अंदर भी जो गुणसूत्र है वो धीरे धीरे एक प्लान में आने लग जाते हैं, और जो ये तर्कु तंतु है, ये तर्कु तंतु इनको पकड़ लेते हैं इस साइड से, यानी कि इनकी जो आर्म्स है ना, भुजाएं, इन भुजाओं से इनको अटैच कर लेते हैं। देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिएगा, मान लीजिए ये गुणसूत्र है ना, ये एक आर्म, इसकी दूसरी आर्म, तो एक साइड से तर्कु तंतु है इधर, और वही तर्कु तंतु जो निचली साइड वाला है वो इसको यहां से अटैच हो जाता है, यानी कि चिपक जाते हैं। अब नीचे वाला इसको नीचे खींच रहा है और ऊपर वाला ऊपर, तो क्या होगा बेटा जी, गुणसूत्र के दो हिस्से हो जाते हैं, राइट? तो वो हम आगे बात करेंगे, यहां जो पोजीशन है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र से जो तर्कु तंतु है वो इनके ऊपर से ऐसे चिपक जाते हैं, कुछ इस तरीके से। क्लियर? देन जितने भी गुणसूत्र हैं, देखिए हमारे अंदर काफी 46 क्रोमोसोम होते हैं, उनको एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं है ना, तो अपन 1 2 3 के ऊपर ही बात करते हैं। तो सारे के सारे जो गुणसूत्र हैं वो एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। और इसी लाइन को, इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। और ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अब किसे कहते हैं कि मेटाफेज में, मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र है वो एक लाइन में, एक रो में लग जाते हैं, और एक लाइन और रो में लग जाने को ही क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। क्लियर? तो यहां अभी हमने दो जो स्टेप है ना, दो जो स्टेप है, कौन से? प्रोफेज और मेटाफेज, उसके ऊपर हमने चर्चा की है। क्लियर? देन अब हम आगे बात करेंगे, जो हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो स्टेप है, कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एंड देन अपना जो अगला है वो होता है आपके एनाफेज। तो देखिए, अभी तक हमने समसूत्र विभाजन की जो एम अवस्था है, एम अवस्था के अंदर हमने प्रोफेज की बात कर ली, मेटाफेज की हमने बात कर ली थी, है ना। अब हम आगे बात कर रहे हैं एनाफेज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा? देखिए, एनाफेज के अंदर आप याद करें कि मेटाफेज में क्या हुआ था कि जो भी गुणसूत्र है ना, ये गुणसूत्र क्या है कि कोशिका में एक लाइन में अरेंज हो गए थे, है ना, एक लाइन में अरेंज हो गए थे। जो तर्कु तंतु है, उन्होंने इसको इस तरीके से पकड़ लिया था, ऐसे ऊपर वाले में इस तरीके से, ऐसे, है ना। तो अभी क्या करते हैं? खींचते हैं ऐसे। तो गुणसूत्रों की जो दोनों आर्म्स हैं, दोनों भुजाएं हैं, वो आधी आधी हो जाती है, आधा गुणसूत्र ऊपर और आधा गुणसूत्र नीचे की ओर, इस तरीके से। समझ रहे हो? तो इसमें हाफ क्रोमोसोम थे, टुकड़ा आधा, वो आधे टुकड़े चले जाते हैं ऊपर की तरफ और आधे टुकड़े रह जाते हैं इसमें नीचे की तरफ, और ये आपके होता है एनाफेज प्रावस्था में। यानी कि एनाफेज में, एनाफेज, ये देखिए, ये तो है आपके मेटाफेज। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है कि जो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र अपनी अपनी ओर के जो पोल है ना, उन पोल्स में चले जाते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे यू। क्लियर? तो ये आपकी रहती है एनाफेज अवस्था। तो एनाफेज में एकदम सिंपल है, ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। इसमें दोनों जो पोल हैं, ध्रुव हैं, उनमें गुणसूत्र अपनी अपनी ओर के ध्रुव की ओर चले जाते हैं। क्लियर? उसके बाद में बात करें टीलोफेज। टीलोफेज देखिए बड़े इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है, इसमें आपको करने का कुछ है ही नहीं। कैसे? अगर आपको प्रोफेज याद है, कौन सी याद है? प्रोफेज जो स्टेज याद है अगर, तो आप टीलोफेज इजीली कर सकते हो। कैसे? कि ये प्रोफेज के एकदम से विपरीत है।
क्या है, प्रोफेज के एकदम विपरीत है। तो बात आती है कि प्रोफेज में क्या क्या होता है, वो दिमाग में रख लो तो टीलोफेज ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखिए क्या था प्रोफेज में, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक जो झिल्ली है ना, वो केंद्रक झिल्ली गायब होती थी, यानी कि एब्सेंट हो रही थी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे आपकी प्रेजेंट हो जाती है, यानी कि आने लग जाती है। इसी तरीके से और आगे बात करूं, केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रिका क्या होती थी भाई, गायब, यानी कि लुप्त हो रही थी। और जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र धागों के रूप में, धागे या सूत्र के रूप में दिखने लग जाते थे, है ना। तो अब ये का काम उल्टा यहां होता है। क्या चीज होती है कि जो केंद्रक झिल्ली लुप्त हो रही थी वो धीरे 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 क्या होती है, आने लग जाती है। आने यानी कि बनने, बनने लग जाती है। क्लियर। तो देखिए इधर गौर कीजिए कि धीरे धीरे जो भी गुणसूत्र इकट्ठे हुए थे ना, उन गुणसूत्रों के चारों ओर, इधर देखिए ऐसे ये गुणसूत्र था, तो अगली अवस्था कौन सी, टीलोफेज। तो ये देखो टीलोफेज। तो ये जो गुणसूत्र जो इकट्ठे हुए थे यहां, है ना, इन गुणसूत्र के चारों ओर धीरे 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 जो केंद्रक झिल्ली है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। इधर देखिए, समझ रहे हो बात को। फिर क्या था, केंद्रिका गायब हो रही थी, तो वो भी क्या है, केंद्रिका धीरे धीरे बनने लग जाती है। यानी कि अब इसमें आप एक जगह देखोगे कि धीरे धीरे केंद्रिका जो है वो बनने लग जाती है, राइट। और गुणसूत्र धागे के रूप में, अब ये जो गुणसूत्र है धीरे धीरे वापस से संगठित होने लग जाएंगे, यानी कि ये जो है यहां से इकट्ठा होकर के और धीरे धीरे संगठित यानी कि इकट्ठा वापस अपने जाल के रूप में चले जाना लग जाएंगे। ठीक है। तो ये जो प्रावस्था है ये आपकी होती है टीलोफेज के अंदर। कुल मिलाकर के टीलोफेज के अंदर एक कोशिका में, गौर से सुनिएगा, एक कोशिका में स्पष्टतः दो केंद्रक बन जाते हैं, एक केंद्रक और ये दूसरा केंद्रक। गौर कीजिए अभी तक कोशिका एक ही है, रिपीट कर रहा हूं, चारों अवस्थाओं के बाद में भी अभी तक जो कोशिका है, ये कोशिका तो एक ही है, लेकिन केंद्रक इसमें दो बन गए। अब इनको आप चाहो तो पुत्री केंद्र कह सकते हो। ये कौन है भाई, इसको आप कह सकते हो पुत्री केंद्रक। लेकिन कोशिका क्या है, अभी भी कोशिका एक ही है। क्लियर। तो वो हम बात कर रहे हैं कि अब ऐसा क्या होता है कि इससे एक से दो कोशिका बन जाती है। क्लियर। तो वो है आपका साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं उसको, कहते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव विभाजन। तो इसका आखिरी जो पॉइंट है कोशिका द्रव विभाजन, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है भाई। तो देखिए कोशिका द्रव विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस दो प्रकार से होता है। कौन कौन, पादपों में अलग तरीके से और जंतुओं में अलग तरीके से। तो मैं उन दोनों को यहां एक साथ क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। देखिए कोशिका द्रव विभाजन पादप और जंतु दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। मान लीजिए अपन यहां बात कर रहे हैं पादप कोशिका और यहां बात कर रहे हैं जंतु कोशिका। क्लियर। एक तरफ है पादप कोशिका और दूसरी तरफ है जंतु कोशिका। पादप कोशिका में अगर इस तरीके से दो केंद्रक बन जाते हैं, इस तरीके से जब दो केंद्रक बन जाते हैं, एक इधर और एक इस साइड में, तो याद करो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था गोल्जी काय, गोल्जी काय का एक काम बताया था कि कोशिका विभाजन के समय एक परत का निर्माण करना जिसको कहते हैं मध्य पटलिका। क्या कहते हैं, मध्य पटलिका। ऐसे यानी कि इन दोनों के बीच में दीवार बनने लग जाती है, दीवार की तरह संरचना बनने लग जाती है ऐसे। और उसका जो विकास है वो विकास होता है आपके केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर इस तरीके से। और इस संरचना को कहते हैं कोशिका प्लेट,
कोशिका प्लेट। ठीक है, समझ रहे हो? इसको कहते हैं आपके प्लेट फॉर्मेशन या कोशिका प्लेट, या इसको प्लेट फॉर्मेशन कहते हैं। इससे क्या होगा कि ये लगातार प्लेट्स बनती रह जाने से, है ना, धीरे 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 फाइनली ये एक से दो कोशिकाओं में, ये एक कोशिका और ये दूसरी कोशिका, और ये इसका एक केंद्रक और ये इसका दूसरा केंद्रक। तो कुल मिलाकर के पादपों में, पादपों को क्या कहते हैं? प्लांट। तो प्लांट में क्या बनता है? प्लेट फॉर्मेशन। क्या बनती है? प्लेट। तो इस तरीके से आप पी से इसको लिंक करके याद कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से जंतुओं में बात करें तो एक जंतु जो कोशिका है, जंतु कोशिका में ये मान लीजिए कोशिका है और इस कोशिका में ये दो केंद्रक है, एक और ये दो। इनमें देखिए जंतु कोशिका की अगर हम बात करें तो इसमें खांच पड़ती है। एक नाम और क्या है? विदलन। कैसे होता है? इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या होगा कि कुछ इस तरीके से खांच पड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से इसमें खांच पड़ जाती है, ऐसे। ठीक है, और ये इसका रहता है केंद्र। एक केंद्र ये रहा और दूसरा केंद्र ये रहा। अब यहां विशेष क्या चीज है कि जो खांच पड़ रही है, वो खांच पड़ने का जो क्रम है वो क्रम होता है परिधि से केंद्र की ओर। परिधि से केंद्र की ओर, इट मींस ये खांच दोनों ओर से धीरे 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 आपस में मिल जाती है। यानी कि फाइनली बात करूं तो जो एक कोशिका थी, है ना, ये कोशिका, इस एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती है और ये इनके इस तरीके से केंद्रक बन जाते हैं। बात समझ में आई क्या? कोशिका विभाजन जो है यानी कि साइटोकाइनेसिस है, जंतु और पादप कोशिका में दोनों में अलग अलग होता है। जंतु में होता है खांच विधि, इसको कहते हैं खांच, और इसी का दूसरा नाम है, इसको आप विदलन भी बोल सकते हो। विदलन यानी कि क्लीवेज मेथड। क्या कहते हैं? क्लीवेज मेथड। और इसको बोलते हैं कोशिका प्लेट निर्माण, या इसको आप प्लेट फॉर्मेशन भी कह सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के बाद में टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद में यहां देखिए, यहां कौन सी एक्टिविटी हुई है? इस टीलोफेज के बाद में यहां जो एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब ये चाहे पादप कोशिका है चाहे जंतु कोशिका है, दोनों में से कोई भी हो, दोनों का मैंने तरीका बता दिया है ना, तो दोनों में से कोई भी कोशिका हो, कुल मिलाकर के एक जो कोशिका थी वो दो कोशिकाओं में चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? दो पुत्री कोशिकाओं में चेंज हो जाती है। क्लियर? और फाइनली बात करें, इसको मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा कि ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका का इस तरीके से केंद्रक। क्लियर? समसूत्री विभाजन के बाद, उसके बाद में इस एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। क्या बन जाती है भाई? दो पुत्री कोशिका बन जाती है, और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका, ये कौन है भाई? ये है मात्र कोशिका। ये इसकी मात्र कोशिका के समान होता है। यानी कि अगर ये द्विगुणित है कोशिका, तो जो कोशिकाएं बनेगी पुत्री, इन पुत्री कोशिकाओं में भी गुणसूत्र क्या होंगे? द्विगुणित। अर्थात मात्र कोशिका और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यानी कि क्या कहते हैं? माइटोटिक। क्या कहते हैं? माइटोटिक सेल डिवीजन। तो फ्रेंड्स, यहां हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और टॉपिक्स पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि उसका जवाब जो है वो आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन इतना ही है कि एक समसूत्री विभाजन में
क्वेश्चन है आज का, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, उम्मीद करता हूं कि इसका आप रिप्लाई जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको कमेंट्स करके आप बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।